मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लास से आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। चलिए करते हैं अभी बादल राग कविता के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। उनके अनामिका काव्य संग्रह से संकलित है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 12वीं में ये दी गई है। बादल को निराला जी का प्रिय विषय रहा है। बादल को उन्होंने क्रांति दूत के रूप में आवाहन किया है। इस कविता के बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है, काव्यांश में कवि ने बादल को किसका प्रतीक माना है? 4 विकल्प हैं आपके सामने। उद्धार का, क्रांति का, शांति का या फिर प्रेम का। अभी मैंने बताया कि बादल को किस रूप में चित्रित किया है, बादल का क्या किया गया, आवाहन, यानी किस रूप में, क्रांति के रूप में। तो क्रांति दूत माना गया है। तो यह किसका प्रतीक है? बादल क्रांति का प्रतीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का आपको उत्तर देना है। कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर का जल्दी से चयन कीजिएगा, लिखिएगा। समीर सागर, दुख की छाया आदि में कौन सा अलंकार है? कविता में आया है ये समीर सागर। समीर होता है हवा, सागर समुद्र, और दुख की छाया, इसमें अलंकार कौन सा है? अनुप्रास है, उपमा है, उत्प्रेक्ष्य है या फिर रूपक अलंकार? कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताइएगा बेटा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बताइएगा ताकि हम आगे बढ़े। चलिए, रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। समीर सागर, हवा रूपी सागर, दुख रूपी छाया, कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। ठीक है, लिखा हुआ है, आप इनको लिख लीजिएगा। अगला है, सजग सुप्त में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्ष्य या फिर रूपक? सजग सुप्त किसकी आवृत्ति हो रही है बेटा? स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्या आपका यही था? यही था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं था तो देख लीजिएगा। अगला है, मैं भी आपको इसमें आंसर दिए हुए वो नहीं दिखा रही है, आपको कमेंट करना है, अपने आंसर का क्लिक सही उत्तर का चयन करना है। किसकी गर्जना से धरती के अंदर सोए हुए अंकुर अर्थात बीज जाग जाते हैं? क्रांति, बादल, बिजली, भूकंप, किसकी गर्जना से? जल्दी से बताइएगा। गर्जन कौन करता है भाई? बादल करता है। तो क्या होगा? बादल की गर्जना से जो पृथ्वी के अंदर सोए हुए बीज है वो अंकुरित हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं। ठीक है, जागृत हो जाते हैं। अगला है, नए जीवन की आशा में सिर उठाकर बादलों को कौन देख रहे हैं? शोषित व्यक्ति, लोग या फिर पृथ्वी या अंकुर? कौन देख रहे हैं? अंकुर देख रहे हैं। जो पृथ्वी के अंदर अंकुर दबे हुए हैं वो क्या करते हैं? अपने सिर को उठाकर बादलों की ओर आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। संसार क्यों भयभीत हो जाता है? ये तो आपको पता ही है, संसार क्यों भयभीत हो जाता है। इस कविता के माध्यम से आपने पढ़ा और पता भी है। बिजली गिरने से भयभीत हो जाता है, फिर वज्र के समान भयंकर आवाज से, या बारिश होने से, या फिर बादल आने से। तो संसार क्यों भयभीत हो जाता है? वज्र के समान भयंकर आवाज को सुनकर संसार के लोग भयभीत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखें। कमेंट करते रहिएगा, पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बार बार, सुन सुन, हिल हिल, सत सत, खिल खिल आदि में कौन सा अलंकार है? अलंकार का नाम बताना है। देखिए, बार बार आ रहा है, बीच में योजक लगा हुआ है, सुन सुन भी आ रहा है, योजक लगा, हिल हिल, सत सत और खिल खिल। तो जहां एक ही शब्द की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ वही हो, बीच में योजक के जरिए जुड़े हुए हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है बेटा? पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है,
कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रही थी। यहाँ कौन सा होगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला है, हाथ हिलाने में कौन सा अलंकार है? हाथ हिलाने, क्या बोला है मैंने? हाथ हिलाने। किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। बाकी हम नहीं पढ़ेंगे। क्रांति की गर्जना से निम्नलिखित वर्ग के लोग हंसते हैं, क्यों? इस क्रांति से उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, उन्हें उनका खोया अधिकार मिल जाता है, अपितु उनका शोषण समाप्त हो जाता है। देखिए बेटा, क्रांति से की गर्जना से जो निम्न वर्ग है, जो निचला वर्ग है, वहां के लोग, उस वर्ग के लोग हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि क्रांति से उनको कोई नुकसान नहीं होता। सही है ये, उनका खोया हुआ अधिकार उन्हें मिल जाता। क्रांति होगी तो उन्हें उनके अधिकार मिलेंगे, जो क्रांति सफल हो जाएगी तब, और उनका शोषण समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या होगा? सभी सही है। क्यों हंसते जब क्रांति होती है? क्योंकि ये सारी चीजें उनको मिलती हैं, इसीलिए वो खुश होकर हंसते हैं। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर किन्हें कहा गया है? गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर किन्हें कहा गया? शोषित वर्ग को, या पूंजीपति लोगों को, या फिर निम्न वर्ग के लोगों को, या इनमें से कोई नहीं। गगन स्पर्शी आसमान को जो छूने की आकांक्षा रखता है, आसमान को छूने वाले। ठीक है, तो कौन कौन आशा रखते हैं? ये क्या होगा? पूंजीपति लोग। कौन होगा? पूंजीपति लोग। अगला है, रुद्ध कोश है से क्या अभिप्राय है? यहाँ देखिए, एक होता है कोश, यानी कि तालव्य से, उस कोश का अर्थ होता है खजाना, और ये है क्या? रुद्ध कोश। यहाँ क्या है? माफी चाहूंगी, जो तालव्य से होता है उसका अर्थ होता है शब्दकोश, डिक्शनरी। और जो ये मूर्धन्य श है, इसका अर्थ होता है खजाना। जो रुद्ध, रुका हुआ, रुक गया है, खजाना किसका? पूंजीपति वर्ग का। तो क्या आशय है? पूंजीपतियों ने गरीबों के घर पर कब्जा कर रखा है, या पूंजीपतियों ने गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, या फिर पूंजीपतियों ने गरीबों के आर्थिक साधनों व धन पर कब्जा कर रखा है। तो क्या होगा बेटा इसका? यही जो तीसरा विकल्प है, पूंजीपतियों ने गरीबों के आर्थिक साधनों व धन पर कब्जा कर रखा है। प्रश्न नंबर 12 पे आ गए हैं। ये है, पूंजीपतियों ने क्यों अपनी आंखें बंद की हुई है तथा मुंह छिपाए हुए हैं? शोषित वर्ग के भय से, या क्रांति के गर्जन के भय से, या निम्न वर्ग के भय से, या फिर धन की कमी से? तो क्यों अपना मुंह छिपा लिया? अपने हाथों से अपनी आंखों को बंद कर लिया, मुंह छिपा लिया है। तो क्रांति की गर्जना को सुनकर, क्या क्रांति की गर्जन के भय से उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई है और अपने मुंह को छिपा लिया है। अगला है, बताते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। बादल राग कविता में कवि ने बादलों को किसका प्रतीक माना है? किसका प्रतीक माना है? क्रांति का प्रतीक माना है। किसका? क्रांति का। कवि ने किसे जल प्लावन कहा है? बादल को नहीं कहा, क्रांति को, विरोधी को और पूंजीपति को। जल प्लावन क्रांति को कहा है। किसको कहा है? क्रांति को कहा है। बादल राग कविता में किसको कीचड़ कहा है? बादल को तो नहीं कहा, क्रांति को भी कीचड़ नहीं कहा। कीचड़ किसको कहा है? पूंजीपति वर्ग को कहा है। विरोधी को भी नहीं कहा है, किसको कहा? पूंजीपति वर्ग को। बादल राग कविता में नैन त्रस्त नैन का क्या अर्थ है? त्रस्त नैन का क्या अर्थ है? आंखों की परेशानी, आंखों की व्याकुलता, आंखों की शांति और आंखों में घुसा। त्रस्त नैन बेटा क्या होगा? आंखों की व्याकुलता। क्या होगा? आंखों की व्याकुलता। कवि के अनुसार दुनिया में कौन सी चीज अस्थायी है? जीवन में सुख अस्थायी है,
या फिर जीवन में प्रेम अस्थाई है, या जीवन में शांति अस्थाई है, जीवन में धन अस्थाई है। बेटा अस्थाई तो सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ इस कविता में कौन सी चीज अस्थाई है? जीवन में सुख अस्थाई है। सुख आया है तो उसके बाद दुख भी आएंगे, और दुख आए हैं तो उसके बाद सुख भी आएंगे। सुख दुखों का आना जाना लगा रहता है, यही सृष्टि का नियम है। अगला है, पूंजीपतियों को किस बात का भय है? अपने खिलाफ होने वाली किसी बात का, या अपने खिलाफ होने वाली क्रांति का, अपने खिलाफ होने वाली किसी दुर्घटना का, अपने खिलाफ होने वाली किसी सोच का। तो बेटा यहाँ क्रांति की बातें हो रही है तो क्या होगा? अपने खिलाफ होने वाली क्रांति का भय है पूंजीपति वर्ग को। आगे है, कविता बादल राग में कवि ने किसके शोषण की बात कही है? मजदूरों के द्वारा पूंजीपतियों के शोषण। मजदूर पूंजीपतियों का शोषण कैसे करेंगे बेटा? नहीं होगा, ये गलत होगा। अमीरों के द्वारा पूंजीपतियों के शोषण का, ये भी गलत है। अमीर वर्ग ही पूंजीपति वर्ग है। पूंजीपतियों के द्वारा मजदूरों के शोषण का, और पूंजीपतियों के द्वारा अमीरों के शोषण का, चौथा भी गलत है। तीसरा विकल्प सही है, पूंजीपतियों के द्वारा मजदूरों के शोषण की बात कही गई है। क्रांति से शोषित व दलित वर्ग को क्या लाभ मिलता है? उन्हें अधिकार मिल जाते हैं, शोषण समाप्त हो जाता है, उनका जीवन सरल हो जाता है। उपयुक्त सभी होगा बेटा। क्रांति से दलित वर्ग को, शोषित वर्ग को अधिकार मिलते हैं, उनका शोषण समाप्त हो जाता है, उनका जीवन आसान सरल बन जाता है। शोषित वर्ग क्यों बेचैन है? शोषण को खत्म करने के लिए, गर्मी को खत्म करने के लिए, पूंजीपतियों को खत्म करने के लिए, अधिकारों को खत्म करने के लिए। क्यों बेचैन है? उनके खिलाफ जो शोषण हो रहा है उसको खत्म करने के लिए बेचैन है। पहला विकल्प इसका सही होगा। अगला है, बड़े से बड़े पूंजीपतियों का घमंड कब चूर चूर हो जाता है? चार विकल्प है। शोषित वर्ग जब काम करना बंद कर देते हैं, शोषित वर्ग जब अत्यधिक कमजोर हो जाता है, शोषित वर्ग जब शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, और शोषित वर्ग जब शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना बंद कर देते हैं। वे उनका घमंड कब चूर चूर हो जाता है? जब शोषित वर्ग शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, तब उनका घमंड चूर चूर हो जाता है। ये थे बादल राग कविता के लघु उत्तरात्मक यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे और आप इनको नोट कर लेंगे, ताकि जब आपकी परीक्षा नजदीक आए तो आप इनका रिवीजन दोहराई कर सके। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा अवश्य। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। आपका दिन शुभ हो।